हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। सैम्पलिंग हम पढ़ रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ जो है वो पढ़ा है और जो बचा है वो आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक जो है वो पढ़ा है वो भी पूरा रिवाइज कर लेंगे, लास्ट के अंदर कर लेते हैं एक बार, अपन ताजे मन से एक बार पूरा कर लेते हैं ना। अब जो है वो हम बात करेंगे साइज ऑफ सैंपल की। सैंपल की साइज जो वो क्या होनी चाहिए। अब समझिएगा, सैंपल की साइज के अंदर क्या है। अगर आपने सैंपल बहुत बड़ा ले लिया तो उस केस के अंदर जितने सैंपल में यूनिट है वो सारों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, सारों पर स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपने सैंपल ज़्यादा बड़ा ले लिया उस केस के अंदर क्या करना होगा, आपको उन सारी यूनिट्स को स्टडी करना होगा जो भी सैंपल के अंदर है। अगर ज़्यादा यूनिट होगी तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा लेबर लगेगा। क्लियर है सर? तो सैंपल छोटा ले लेते हैं। अगर सैंपल छोटा ले लेंगे तो उस केस के अंदर रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे? 2000 स्टूडेंट के जो डाटा है, 2000 स्टूडेंट के ऊपर कोई स्टडी करनी है, उसकी जगह आपने सिर्फ 10 स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट किए या 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए और उनका जो भी एवरेज इनकम आपने निकाली या जो भी निकाला, एवरेज हाइट निकाली, उसके हिसाब से अगर आपने कह दिया कि 2000 स्टूडेंट की एवरेज हाइट ये होगी, एवरेज इनकम ये होगी, एवरेज वेट ये होगा, तो अगर सैंपल साइज कम होगा तो रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि वो 5 के 5 जो वो ज़्यादा हाइट के हो जाए या 5 के 5 जो वो छोटी हाइट के हो जाए, या इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। सैंपल साइज जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या हो जाता है, एक कोई ज़्यादा हाइट का आ जाएगा तो एक कोई छोटी हाइट का आ जाएगा, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्पनसेट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन जैसे जैसे साइज सैंपल का बढ़ता है वैसे वैसे ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक सैंपल के अंदर आते रहते हैं। क्लियर है? जैसे 2000 स्टूडेंट जो है उनके ऊपर स्टडी करनी है, आपने 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, तो इन दोनों के जो रिजल्ट है उनके अंदर गैप ज़्यादा होने के चांसेज है। लेकिन जैसे जैसे आप सैंपल साइज बड़ी करेंगे वैसे वैसे क्या होंगे, जैसे 2 की जगह आपने 10 स्टूडेंट करेंगे तो इनके जो रिजल्ट है और ये 2000 के रिजल्ट है वो और नज़दीक आ जाएंगे। जैसे 20 करोगे तो और ज़्यादा नज़दीक आएंगे, 40 करोगे तो और ज़्यादा आएंगे, 200 करोगे तो और ज़्यादा आएंगे, 500 स्टूडेंट के ऊपर स्टडी करोगे तो और ज़्यादा रिजल्ट जो नज़दीक आएंगे। पूरे 2000 पे कर दिए तो करेक्ट आ जाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, अगर सैंपल छोटा रख दें तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, मतलब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स सैंपल के अंदर नहीं रह पाते हैं। अगर सैंपल जैसे जैसे बड़े करेंगे वैसे वैसे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाएंगे, मैच होते जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, टाइम, एनर्जी, मनी और लेबर वगैरह हमारा ज़्यादा जो है वो यूज होगा। तो साइज ऑफ सैंपल अगर हम लार्ज कर देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास किसकी, टाइम, मनी और लेबर की। अगर छोटा कर देते हैं तो लेस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, एक तरीके से हमारी एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है। तो हम क्या रखें, तो टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी हम क्या करते हैं कि जो सैंपल लिया है, समझिएगा अब क्या है हमारे ऊपर, हमने सैंपल लिया, जैसे 2000 स्टूडेंट पे स्टडी करनी थी, हमने 200 स्टूडेंट जो है उनको एज ए सैंपल, उनको सैंपल के अंदर रखा, उनके ऊपर हमने स्टडी की, उनके मान लीजिए इनकम के ऊपर स्टडी कर रही थी कि पॉकेट मनी क्या रहती है। तो 2000 स्टूडेंट की जगह हमने 200 स्टूडेंट जो है उनसे पता किया पॉकेट मनी क्या, उनका एवरेज निकाला और हमने कहा कि ये एवरेज पॉकेट मनी स्टूडेंट्स की रहती है कॉलेज लाइफ के अंदर। क्लियर? अब हमें दो डाउट है, दो कौन से, एक तो ये कि हमने जो ये 200 स्टूडेंट सेलेक्ट किए और इनके हिसाब से जो कैलकुलेशन की है, क्या ये कैलकुलेशन अगर पूरे 2000 स्टूडेंट सेलेक्ट करके हम कैलकुलेशन करते तो भी क्या यही नतीजे आते क्या? तो ये तो क्या हमारे सैंपल पे बेस्ड है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा सैंपल है क्या वो सैंपल रिलायबल है या नहीं है, वो सैंपल भरोसे लायक है या नहीं। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कैलकुलेशन वगैरह में कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं है कोई, और मेथड के अंदर तरीका कुछ गलत वगैरह तो नहीं है, अदर देन सैंपल जो दूसरी। यहाँ हम बात कर रहे हैं सैंपल के बारे में। तो यहाँ हम फिर पता करेंगे कि अगर 2000 स्टूडेंट के ऊपर पूरी जांच करते और 200 स्टूडेंट के ऊपर जांच किए, इन दोनों के जो नतीजे हैं क्या वो सही है या नहीं है, या फिर यूँ कहें कि क्या जो हमारा सैंपल है उनके ऊपर जो नतीजे लिए, तो ये जो सैंपल लिया गया है क्या ये सैंपल हमारे लिए भरोसेमंद है या नहीं है। तो कैसे पता करें, तो दो तरीके हैं, बहुत सिंपल से तरीके। एक तो क्या करो, उसी पॉपुलेशन से क्या करो, एक और सैंपल लो 200 स्टूडेंट का, उसकी भी पॉकेट मनी का एवरेज निकाल दो। जो पहले वाले सैंपल है उसकी सैंपल की पॉकेट मनी का एवरेज निकालो। अगर वो दोनों कंपेरेबल है, नज़दीक है, जैसे एक में 6000 आ रहा है, एक में
6100 आ रहा है, मतलब कि आसपास है, तो उस केस के अंदर मान लीजिए कि आपका सैंपल जो वो सही है, कोई खास दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले पहले वाले से 6000 आ रही थी पॉकेट मनी एवरेज मंथली, और यहाँ वाले से 16000 आ रही थी, तो उस केस के अंदर मतलब हमारा सैंपल जो भरोसे लायक नहीं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो 200 स्टूडेंट एज ए सैंपल लिए थे, उस सैंपल को ही क्या कर दो, 2 टुकड़ों में बांट दो। क्लियर है? उस सैंपल को क्या कर दो, 2 टुकड़ों में, मतलब 100 ले लो एक साइड में, 100 ले लो दूसरे साइड में। इन 100 का जो है वो क्या कर लीजिए आप, एवरेज पॉकेट मनी कैलकुलेट कर लीजिए। इनकी एवरेज पॉकेट मनी जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हाइट कर रहे हैं तो हाइट, या वेट के ऊपर कर रहे हैं तो वेट, जो भी, और इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर आपके ये जो नतीजे हैं वो यूनिफॉर्म आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप कह सकते हैं कि आपका सैंपल जो वो सही है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट, कि जो सैंपल है वो हमारा स्टेबल है या नहीं है। फर्स्ट मेथड, 2 और मोर सैंपल ले लीजिए। फॉलोइंग सेम मेथड फॉर 2, सेम मेथड और 2 और है ना ये, अब जो 2 सैंपल है वो दोनों अलग अलग तरीके से भी ले सकते हो और दोनों एक तरीके से भी ले सकते हो। जैसे आपने पहले रैंडम से लिया, तो ये दूसरे वाले 200 स्टूडेंट है वो भी रैंडम से ले सकते हो, या पहले 200 डेलीब्रेट लिए थे, फिर दूसरे 200 वो भी डेलीब्रेट से ले सकते हो, या फिर दोनों अलग अलग से, पहले 200 रैंडम से लिए थे, अब 200 डेलीब्रेट ले सकते हो। क्लियर? दोनों सैंपल लिए सेम मेथड से या अलग मेथड से, और उनके रिजल्ट जो वो कंपेयर कीजिए। अगर वो सही है, एक जैसे हैं, तो उस केस के अंदर ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड मेथड आपके पास क्या है, दूसरा तरीका क्या है, स्टेबिलिटी टेस्ट। सैंपल जो है उसे क्या कर दीजिए, 2 टुकड़ों में बांट दीजिए और उनको जो है वो क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। बायस इन सैम्पलिंग थ्योरेटिकल पार्ट है कि सैंपल जो है उसके अंदर कभी कभी बायसनेस आ जाती है। बायसनेस मतलब पक्षपात आ जाता है, उसको आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, किस तरीके से आ सकता है। तो बायसनेस 2 तरीके से आ सकती है, एक तो कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आप जानते ही होंगे। कॉन्शियस माइंड तो क्या, देखिए सबकॉन्शियस क्या होता है, कोई भी चीज़ आप बार बार करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो जाती है। नॉर्मली जो है, जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड में भी चला सकते हैं। आपको आगे बाइक आएगी तो आपको, सामने से गाड़ी आ रही तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बाइक आ रही है सामने से, मैं ब्रेक दबाऊँ या साइड में लूँ, वो ऑटोमेटिकली आपका शरीर जो मूवमेंट करता है। यहाँ पर इनका मतलब थोड़ा सा अलग है। यहाँ कह रहे हैं कि बायस इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के अंदर बायसनेस 2 तरीके से आ सकती है, या तो कॉन्शियस तरीके से या अनकॉन्शियस तरीके से। कॉन्शियस तरीके से मतलब आपने जानबूझकर, कॉन्शियस मतलब आपने उसके ऊपर ध्यान देकर आपने क्या किया, काम किया, मतलब कि आपने ध्यान देके प्री प्लान जो है वो आपका क्या हो गया, पर्सनल प्रेजुडिस था, और फिर आपने उसके हिसाब से क्या किया, आपने बायसनेस लाई। जैसे आपको लगता था कि आपको मजदूरों को क्या दिखाना था, गरीब दिखाना था, तो उस केस के अंदर आपने क्या किया, गरीब गरीब मजदूरों को जो वो सेलेक्ट किया और उनके ऊपर स्टडी की। तो ये आपका क्या है, पर्सनल प्रेजुडिस, या इसे हम क्या कहते हैं, प्री प्लान्ड, जो हम कहते हैं कि भाई पहले से प्लान कर लिया था, फिर आपने ऐसा किया। अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस क्या है, रैंडम विदाउट एनी बाइज, स्टिल बाइज इन सिलेक्शन। कोई ऐसा इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी बाइजनेस आ जाती है। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी आ जाती है, कई बार हम रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं लेकिन फिर भी एक जैसे सैंपल में सेलेक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए 2000 स्टूडेंट में से हमने 200 स्टूडेंट रैंडम लिए थे, लेकिन फिर भी रैंडम के अंदर भी ज़्यादातर स्टूडेंट जो वो अमीर सेलेक्ट हो गए। हमारा कोई पर्सनल ऐसी प्लानिंग नहीं थी लेकिन फिर भी हो गया, रैंडम के अंदर भी, लॉटरी के अंदर भी इस तरीके से हो गया। लेकिन ये जो है वो अनकॉन्शियस जो वो क्या होता है, थोड़ा सा कम डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले से किसी को, जैसे मजदूरों को मैं गरीब ही प्रूव करना चाहता हूँ, तो मैं जानबूझ के सारे जो है वो गरीब सेलेक्ट करूंगा। पहला जो है वो मैंने लो इनकम वाला सेलेक्ट किया, दूसरा फिर लो वाला किया, तीसरा फिर लो वाला किया, तो ये क्या हो जाती है, कम्युलेटिव नेचर की, मतलब इकट्ठा होती जाती है। जैसे एक गलती, उसकी दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती। लेकिन अनकॉन्शियस में ऐसा नहीं होता है, मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। रैंडम के अंदर हो सकता है एक ज़्यादा पैसे वाला आ गया, तो उस केस के अंदर दूसरा हो सकता है कि कम पैसे वाला आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, कम्युलेटिव कहा जाता है, कि ये कम्युलेटिव नेचर की है भाई, और ये कॉम्पनसेटरी, एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? जिस भाव से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आप उसी भाव से समझ पा रहे हैं? क्या हृदय की गहराई यहाँ पर जो है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही? बायस इन सैम्पलिंग, सैंपल के अंदर बायसनेस जो है वो कहाँ कहाँ आ सकती है?
तो हम सिलेक्शन के वक्त आ सकती है कि हमने फॉल्टी सिलेक्शन कर दिया, या फिर फॉल्टी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फॉल्टी एनालिसिस। सिलेक्शन के वक्त किस तरीके से हो सकता है, डेलिब्रेट और पर्पजिव सिलेक्शन, हमने जानबूझकर इसी तरीके के जो है वो सिलेक्शन किए, बायसनेस के साथ सिलेक्शन किए, पक्षपात के साथ सिलेक्शन किए। हमें एक कॉलेज के अंदर जो वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो उनको सेलेक्ट करने थे, उस केस के अंदर हमें किसी से पैसे मिल गए थे या हमें किसी से का फोन आ गया था, उस केस के अंदर हमने उनको सेलेक्ट किया। तो ये क्या है, डेलिब्रेट या जो पर्पजिव जो बायसनेस है वो आ सकती है। या बायस इन रैंडम सैम्पलिंग, कई बार क्या होता है रैंडम भी किया लेकिन फिर भी जो है वो क्या हो सकता है, इस तरीके से बायसनेस आ सकती है कि भाई 2000 स्टूडेंट में से 200 किए तो रैंडम सेलेक्ट थे, लेकिन फिर भी रैंडम के अंदर लॉटरी के अंदर किस्मत ऐसे थे कि ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, या कम पैसे वाले जो थे वो ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, जिनकी एवरेज इनकम कम थी। या हाइट का कर रहे हैं तो जिनकी हाइट कम थी वो ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, रैंडम था लेकिन फिर भी हो गया। या जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी वो सेलेक्ट हो गए, रैंडमली वो ज़्यादा सेलेक्ट हो गए। सब्सटीट्यूट ऑफ सैंपल यूनिट, कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और सैंपल के अंदर क्या कर लेते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यूनिट। कि भाई जैसे हमने तय किया था कि भाई इस घर के डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर इससे 11 नंबर का जो मकान नंबर 11 है उसके डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम मकान नंबर 21 के डाटा कलेक्ट करेंगे। अब 11 पे जब जो डाटा कलेक्ट करने गया उसने देखा कि 10वें नंबर पे उसकी वो रहती है, तो वहाँ से डाटा कलेक्ट करें तो ज़्यादा ही मजा आएगा। तो उसने क्या किया, सैंपल यूनिट चेंज कर दिया, उसने 11वें नंबर के घर के बजाय 10वें नंबर के घर से डाटा कलेक्ट कर लिया। तो ये क्या होता है, सब्सटीट्यूट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। हमने क्या कर दिया, सैंपल की यूनिट जो उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कोई पूछे कि कैसे सही करोगे, मत कीजिए भाई, आगे जो है वो हम पढ़ेंगे अवॉइडेंस ऑफ बायसनेस, बायसनेस को कैसे कम करें। तो कम देखिए रैंडम के अंदर भी हो जाए तब तो हमारे हाथ में नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पर्पजिव के अंदर अगर पर्पजिव करने की वजह से आपकी बायसनेस आ रही, पर्पजिव मत कीजिए। अगर आप यूनिट सब्सटीट्यूट करते हैं उस वजह से बायसनेस आ सकती है तो सब्सटीट्यूट मत कीजिए। समझ पा रहे हैं बात। फॉल्टी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन तो सही था लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त हमने क्या कर दिया, कुछ बायसनेस लिया है। कैसे, जैसे हमने जो क्वेश्चनर दिए थे उनके आंसर उन्होंने अनकम्प्लीट या अनरिप्लाइड आंसर है, उन्होंने आंसर जो आधे अधूरे दिए या फिर सही तरीके से नहीं दिए। क्लियर है, तो उस केस के अंदर हो सकता है। या फिर डिफेक्टिव क्वेश्चनर, क्वेश्चनर ऐसा था कि आगे वाले को समझ ही नहीं आया, इस वजह से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन गलत मिल सकती है। या प्री कंसीव नोशन, हमारे पहले से विचार जो है बंधे हुए हैं। जैसे एक जो शुरू से बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो उसकी विचारधारा बीजेपी से जुड़ती होगी, जो शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो उसकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी होगी, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो उसकी विचारधारा आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई होगी, तो वो वैसी सोच रखेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी किसी न किसी तरीके से वैसे निकलवाएगा। न्यूज चैनल में आप देखते हैं कि जिसका जो न्यूज चैनल होता है वो उनसे उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकलवा देता है किसी न किसी तरीके से। समझ पा रहे हैं मत। और बायस ऑफ इन्फॉर्मेंट, या फिर इन्वेस्टिगेटर जो था इन्फॉर्मेशन लेने वाला था वो तो सही था लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वाला जो था वो बायस था। क्लियर है। इसके बाद में कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के बाद में हम क्या करते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उस केस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, बायसनेस कर सकते हैं। मतलब उसने जैसे बताया था कि भाई हमारी इनकम ठीक है, घर का खर्चा सब चल सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को क्या करना था, उनको वीकर सेक्शन जो प्रूव करना था। तो उसने कहा ये बता रहे हैं बेचारे डर के मारे, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इनकी मंथली इनकम बराबर नहीं बैठती। तो इस तरीके से जो एनालिसिस के वक्त भी आप क्या कर सकते हैं, बायसनेस ला सकते हैं। इन अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड, या तो आपने क्या कर दिया, स्टैटिस्टिकल मेथड जो वो क्या कर दिया, गलत ले लिया। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि सिंपल एवरेज ले लिया जबकि आपको वेटेड एवरेज लेना चाहिए था। आप अकाउंट के अंदर पढ़ते हैं कि भाई इनकम जो है, जैसे प्रॉफिट जो वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरीके से हो रहा है, अगर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो वहाँ वेटेड एवरेज लीजिए ताकि आपकी गुडविल सही कैलकुलेट होगी। लेकिन आपने वहाँ क्या कर दिया, सिंपल एवरेज ले लिया। तो इस तरीके से भी आप गलत कर सकते हैं। या प्री कंसीव नोशन ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, वो इस तरीके से एनालिसिस कर रहा है जो अपन ने पहले बात की कि वो कह रहा है कि वो उनकी इनकम ठीक है बता रहे हैं लेकिन बेचारे डर के मारे बता रहे हैं। तो ये मैं उनका जो इन्वेस्टिगेटर का जो प्री कंसीव नोशन है वो भी तकलीफ दे सकता है।
बायसनेस को कैसे कम करें? जिनसे बायसनेस हो रही है उन जो फैक्टर को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। पर्पज से हो रहा है तो आप रैंडम सिलेक्शन कीजिए, वो भी किससे कीजिए, मशीन से। आदमी फिर भी रैंडम सिलेक्शन के अंदर भी गड़बड़ कर सकता है, जैसे कल अपन ने बात की थी लास्ट सेशन के अंदर कि भाई हमने क्या कर दिया, चिट्ठियां जो पहले फ्रीज के अंदर रख दी थी, जिससे उठाते वक्त क्या हो गया, वो चिट्ठियां सेलेक्ट हो गई। अब लॉटरी मेथड है, सब कुछ सही, लेकिन फिर भी आदमी चीटिंग कर सकता है, तो रैंडम भी करो और वो भी मशीन के साथ करो। यूनिट जो है वो क्या करो, सब्स्टिट्यूट मत करो, नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। सेलेक्टेड यूनिट शुड नॉट बी ड्रॉप। अब जो है वो जो यूनिट सेलेक्ट हो गए, जैसे 20वें घर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी और आपको लगा कि यार इससे कौन जाएगा, तो आपने क्या कर दिया, वो थोड़ा दूर पड़ रहा था, आपने क्या कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से ड्रॉप भी मत कीजिए। क्वेश्चन यार जो है वो सिंपल रखिए, क्लियर रखिए और एक्सीलेंट रखिए। इन्वेस्टिगेटर जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, एबल होना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो सबको एक जैसा देखे। भाई जब जैसे इन्वेस्टिगेटर समझिएगा कि एक टीचर के जैसा हो गया। भाई टीचर जो, उसे क्या होना पड़ेगा, उसे एक तरीके से अनबायस्ड होना पड़ेगा। अगर टीचर बायस्ड हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो एक टाइप के स्टूडेंट के बारे में सोचेगा। जैसे अगर मैं इसको बहुत ये मान के चलूँ, जैसे प्री कंसीव नोशन में ये मान के चलूँ कि भाई सारे स्टूडेंट जो वो इंटेलिजेंट है, तो उस केस के अंदर मैं कैसा पढ़ाऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट बातें वो बताऊंगा और मैं मानूंगा कि भाई बाकी स्टूडेंट पढ़ लेंगे। या फिर मैं ये मान लूँ कि स्टूडेंट जो वो बहुत ही वीकर है, कमजोर है, उस केस के अंदर मैं एक एक बात को 10-10 बार बोलूंगा, हर छोटी से छोटी बात को कवर करूंगा। तो मैं ना यहाँ हो सकता हूँ ना मैं यहाँ हो सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा, बीच का रास्ता निकालना होगा, ताकि ये भी यहाँ पहुँच जाए और ये भी यहाँ पहुँच जाए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात? वैसा वैसा इन्वेस्टिगेटर जो है उसे क्या होना पड़ेगा, एक तरीके से तटस्थ होना पड़ेगा, उससे अनबायस्ड होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होगा, सही तरीके से समझ होगी उससे कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए तो ज़्यादा सही होगा, और सूटेबल मेथड जो वो सेलेक्ट करना चाहिए। दो लॉ जो है वो मैंने पहले भी बताए थे शुरुआत के अंदर भी, सेम स्टेट्स के अंदर। मैं यहाँ वापस आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, दो लॉ है आपके, और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। वहाँ मैंने सिर्फ थियोरेटिकल समझाया था, यहाँ मैंने थोड़ा लिखा भी है इसका मीनिंग भी। मीनिंग क्या है इसका, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ए मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम, अगर आपने आइटम जो है वो ज़्यादा सेलेक्ट किए, चूजन, ये कुछ मैंने गलत लिख दिया, चूजन जो है उन्हें सेलेक्ट किया गया कैसे, रैंडम, चूज किए गए उन्हें क्या किया गया, रैंडम सिलेक्शन किया गया, अमोंग ए वेरी लार्ज ग्रुप और ऑलमोस्ट श्योर ऑन एन एवरेज टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन लार्ज ग्रुप। समझिएगा, अगर समझिएगा इसका मतलब क्या, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, अगर आपका सैंपल साइज जो वो क्या होता जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, और अगर आपने सैंपल को रैंडम सेलेक्ट किया है, तो उस केस के अंदर जो आपके सैंपल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा मिलता जुलता होगा। इसके ऑपोजिट अगर आप छोटा सैंपल लेते हैं तो उसमें सैंपल जो है उसमें और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क आएंगे, या फिर आपने रैंडम नहीं लिया तो भी आपके फर्क आएंगे। तो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बताता है कि मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम, अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और वो भी कैसे करते हैं, रैंडम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पाए जाएंगे जो पॉपुलेशन के अंदर, मतलब कि वो आपका सैंपल जो वो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन वाले रखेगा, जिससे आपके जो है वो सही तरीके से होगा। मतलब क्या हुआ, 2000 स्टूडेंट है, उसमें से आप 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करो, उसकी बजाय 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करो, उसकी बजाय 10 करोगे, तो आपके सैंपल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और 2000 स्टूडेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा मैच करेंगे। इस 10 की जगह आप 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो और ज़्यादा कवर होंगे। अगर 200 स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कवर होंगे। 1000 कर दिए तो और ज़्यादा होंगे, पूरे 2000 कर दिए तो 100% कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगे। समझ पा रहे हैं बात? और वो भी रैंडम सेलेक्ट करोगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। लिमिटेशन इसकी क्या है, लिमिटेशन ये है कि आपको क्या करना होगा, रैंडम सैम्पलिंग लेनी होगी
रीजनेबल साइज लेना होगा, श्योर एंड एवरेज। 100% आप यहाँ भी नहीं बता सकते कि आपने 200 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, मॉडरेटली लार्ज नंबर है, और रैंडम भी सेलेक्ट किए, तो भी आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बता सकते कि यही होगा। क्लियर है? 1 सेकेंड है। हेलो, चूजन 8 है ना? क्लियर? एट रैंडम, अगर उन्हें रैंडम सेलेक्ट किया जाएगा तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी। और दूसरा लॉ जो है वो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये क्या कहता है? इफ आउट ऑफ यूनिवर्स द सिंपल चूजन इन ए लार्ज साइज सैंपल, सॉरी ये दो जगह आज टाइपिंग मिस्टेक कैसे होगी भाई? सैंपल चूजन एंड इन लार्ज साइज, वो अगर लार्ज साइज के अंदर होगी, रिजल्ट वुड बी मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल एज कंपेयर टू रिलेटिवली स्मॉल सैंपल। वो कह रहा है कि एक स्मॉल सैंपल है और एक लार्ज सैंपल है, तो लार्ज सैंपल का जो है वो क्या होगा? नतीजे जो वो ज़्यादा सही होंगे। ये क्या है? लॉ है। मतलब जैसे कुछ चीज़ें जो, जैसे आप इस अकाउंटिंग के अंदर प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वैसे वैसे स्टेट्स के अंदर जो है वो लॉ है। मतलब कि ये चीज़ें आप मान के चलते हैं और ये इसी तरीके से होती है, ज़्यादातर ऐसी होती है, इस वजह से ये मानी जाती है कि एक छोटा सैंपल है और एक बड़ा सैंपल है, तो बड़ा सैंपल जो वो ज़्यादा सही होगा। क्लियर? यहाँ और यहाँ में फ़र्क क्या है? यहाँ पर क्या कह रहा है? ऊपर जो वो लार्ज सैंपल और रैंडम सिलेक्शन दो होंगे तो आपके ज़्यादा सही होगा। और यहाँ पर क्या कहता है? एक लार्ज नंबर जो है वो सैंपल जो है वो ज़्यादा सही होगा, बशर्ते इन कंपैरिजन टू स्मॉल सैंपल। एज द नेम ऑफ लॉ सजेस्ट, लार्ज नंबर है मोर स्टेबिलिटी देन ए स्मॉल नंबर, देन द स्मॉल नंबर। छोटे नंबर से सैंपल साइज छोटी होगी, उससे सैंपल साइज जिसकी बड़ी होगी उसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सर कारण क्या है बड़े सैंपल के अंदर स्टेबिलिटी आने का? सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अगर आप सैंपल साइज बड़ी रखोगे तो अगर कोई एक यूनिट जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गई तो दूसरा उसको क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। जैसे समझिएगा, जैसे एक क्लास के स्टूडेंट के नंबर है 5, 7, 10, 2, 0, 5, 4, इस तरीके। अब आपने इसमें से क्या किया? सिर्फ दो ही सेलेक्ट किए, तो दो के अंदर मान लीजिए आपने 0 और 5 सेलेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो गए? रिलेटिवली दोनों छोटी यूनिट सेलेक्ट हो गई। जबकि यहीं पर आप 5 सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए 5 यूनिट सेलेक्ट करोगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये मान लीजिए 5 सेलेक्ट हो गए। तो एक बहुत बड़ी यूनिट सेलेक्ट हो गई तो एक बहुत छोटी यूनिट सेलेक्ट हो गई, आपस में कंपनसेट कर देंगे, तो एवरेज जो वो ज़्यादा सही आएगा। क्लियर? तो ये क्या कहता है? इनर्शिया लार्ज नंबर की सैंपल साइज जो बड़ी होगी उसमें वो ज़्यादा सही होगी इन कंपैरिजन टू स्मॉल सैंपल साइज। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी। इनर्शिया और स्टेबिलिटी सिंपली मीन्स दैट द लार्ज नंबर टेंड टू चेंज लेस एज कंपेयर टू लेस नंबर। अब जैसे इनका एवरेज निकाला तो एवरेज इनका कितना आ रहा है? 10 + 2 + 0 + 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5, इनका कितना आ रहा है? 4.2। अब यहाँ पर 4.2 आ रहा है, पहले 0 और 5 का कितना आ रहा था? 2.5। क्लियर है? तो जैसे ही छोटे सैंपल से थोड़े से बड़े पे गए तो कितना हो गया? 4.5 का चेंज आ गया। अब एक यूनिट आपने और ऐड कर दी, अब देखिएगा इतना चेंज नहीं आएगा। समझिएगा कितना हुआ? 10, 21 पहले थे, 21 + 7 28 डिवाइडेड बाय 6। अब सैंपल कितना आ रहा है? 4.66।
तो जैसे जैसे सैंपल बड़ा होगा उसमें स्टेबिलिटी आएगी। देखो 4.2 से कितना बड़ा 4.66, ये 5 और जोड़ दो तो कितना हो गया 28 + 5 डिवाइडेड बाय 7, 4.71। तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। जैसे जैसे सैंपल बड़ा होगा वैसे वैसे उसमें स्टेबिलिटी आएगी। बाकी सैम्पलिंग जब करते हो तो आप प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस की कैलकुलेशन जो करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। प्रोबेबिलिटी वैसे एक अलग चैप्टर है। बाकी इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, कि फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं और टोटल इवेंट्स कितने हैं। जैसे एक कॉइन को टॉस किया आपने 100 बार, तो उसमें से 50 बार हेड आएंगे, इस तरीके का आपको लगता है। तो फेवरेबल कितना 50 डिवाइडेड बाय टोटल 100, तो कितना 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी। 50% प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी की टेल आएगा। एक डाइस है जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, तो उस केस के अंदर 2 आने के चांसेस कितने, तो एक 6 है जिसमें से हो सकता है कि 1 आए, हो सकता है कि 2 आए, हो सकता है कि 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, सांप सीढ़ी वाला जो होता है। अब उसमें 0 तो होता नहीं, तो इसमें 2 आने के चांसेस कितने, तो फेवरेबल इवेंट कितना है 1 है, ये वाला फेवरेबल है। और टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 1/6 ये प्रोबेबिलिटी। वैसे प्रोबेबिलिटी अलग चैप्टर, यहाँ पर सिर्फ इतना सही ध्यान रखना है भाई प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हर अब यहाँ पर 2 के आने के चांसेस कितने 1/6, 1 के आने के कितने 1/6, 3 के आने के कितने 1/6, 4 के आने के कितने 1/6, 5 के कितने 1/6, 6 के कितने 1/6। सर कहना क्या चाह रहे हो, कहना ये चाह रहे हैं कि सबके चांस जो है वो सेलेक्ट होने के बराबर है। तो जहाँ सबके सेलेक्ट होने के चांसेस बराबर है वो ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू अदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। एक बार छोटा सा रिवीजन कर ले फटाफट, 2 सेकंड लगेंगे। हमने शुरू में बात की कि टाइप ऑफ स्टडी 2 तरीके की होती है, सेंसस और सैंपल। सेंसस का मतलब पॉपुलेशन या यूनिवर्स के हैं, जिसके अंदर पूरे जो आइटम है सबका स्टडी करते हैं, जैसे जिनके जो नतीजे आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। सैंपल मतलब क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन या उस यूनिवर्स का वो टुकड़ा जिसको हमने सेलेक्ट किया है स्टडी करने के लिए, और उसके जो भी नतीजे आएंगे उनको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यूनिवर्स जो है वो कैसे होती है, नंबर ऑफ यूनिट के साथ, नंबर ऑफ आइटम के साथ फाइनाइट हो सकती है, गिनने लायक, इनफाइनाइट हो सकती है, और उनके एग्जिस्टेंस के हिसाब से रियल हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, हाइपोथेटिकल हो सकती है। उसके बाद में हमने सेंसस इंक्वायरी की मेन मीनिंग देखी थी कि भाई जहाँ हर यूनिट जो उसको करते हैं कंप्लीट एनुमरेशन कहते हैं आप उसको। सूटेबिलिटी कहाँ, जहाँ हेट्रोजीनियस होते हैं वहाँ पर आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको चाहिए तो उस केस के अंदर मेरिट्स क्या है, मोर रिलायबल क्योंकि पूरी चेक कर रहे हो, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है सैंपल के अंदर, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ध्यान रखिएगा। डीमेरिट क्या है, मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा लेबर लगेगा क्योंकि आप सारी यूनिट चेक कर रहे हो, इम्पॉसिबल इन सर्टेन केसेज। कई बार जो यूनिट जैसे इनफाइनाइट है तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, या फिर कॉस्ट के हिसाब से भी कई बार पॉसिबल नहीं रहता, टाइम के हिसाब से पॉसिबल नहीं रहता। इसके कंपैरिजन में अगर सैंपल इंक्वायरी देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा, सेविंग होगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, लेबर बचेगा। यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी होगी, वहाँ इन डिटेल होगी, वहाँ सबकी स्टडी हो रही है इसलिए डिटेल में हो रही है, यहाँ पर कम क्यों हो रही है, इस वजह से गहराई में जा सकते हो आप। अगर आपको एक ही चैप्टर पढ़ने को दिया जाए तो आप उसे बहुत डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो। आपको 100 चैप्टर पढ़ने को दिए जाएंगे, डिटेल जरूर पढ़ लोगे लेकिन इन डेप्थ जो है वो नहीं पढ़ पाओगे। रिलायबिलिटी हो सकती है अगर आप इसका रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो वगैरह सब कुछ कर रहे हो तो, और मोर साइंटिफिक मेथड क्योंकि वो जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, सबका जांच करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ही नहीं कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। रोनाल्ड फिशर ने 4 चीज़ें बताई थी, ध्यान रखिएगा। एडेप्टेबिलिटी, स्पीड, इकोनॉमी और साइंटिफिक नेचर होना चाहिए। डीमेरिट के अंदर क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें चेक नहीं कर रहे हो इस वजह से कंप्लीट करेक्टनेस नहीं होता, कई बार जो है वो ये सूटेबल नहीं होता। जैसे अगर आपका जो पॉपुलेशन वो हेट्रोजेनियस है, बायसनेस अगर आ गई सैंपल के अंदर, पक्षपात कर लिया सैंपल सिलेक्शन में, तो आपका पूरी कम स्टडी जो बेकार हो जाएगी। स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड, सैंपल खुद को लेने के लिए किस तरीके से लिया जाता है। सूटेबिलिटी कहाँ है, जहाँ एरिया बहुत बड़ा है, पूरे जो पॉपुलेशन को जांच करना पॉसिबल नहीं है, और एक्यूरेसी भी इतनी 100% की कोई ज़रूरत नहीं है, या इनफाइनाइट यूनिवर्स है तो सैंपल ही बचेगा, या डेंजर ऑफ लूजिंग यूनिवर्स।
यूनिवर्स जो है वो खुद चला जाएगा। जैसे में आपने ब्लड का जो है वो एग्जांपल लिया था, या फिर जैसे आम जो है वो आपने उसको कहा कि मुझे बताइए ये सही है या नहीं, तो आपने पूरा जो है वो सैंपल सैंपल चेक करने से मना कर दिया, उसका टुकड़ा लेने से मना कर दिया। आपने कहा कि नहीं मैं तो पूरा चेक करूंगा, और पूरा चेक करके कहा कि मीठा है, बहुत अच्छा है, ये वाला आम मैं लूंगा। अब लोगे क्या, वो तो खत्म हो गया। जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है कि जहाँ अगर आपने पूरा इंक्वायरी की तो वो खत्म हो सकता है, तो उस केस के अंदर सोशल इकोनॉमिक बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, सॉरी उस स्टडी के अंदर काम आ सकती है। और होमोजीनियस डाटा है तो वहाँ पर सैंपल जो ज़्यादा सही रहता है। डिफरेंस इनके सीधे सीधे आपको पता ही है जो अपन ने बात की है। और एसेंशियल ऑफ सैम्पलिंग, सैंपल जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए, जो यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट इन सिलेक्शन, एक हर यूनिट के सिलेक्शन के चांस इक्वल होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि एक के सिलेक्शन पे दूसरे का सिलेक्शन हो ऐसा नहीं। और उसके बाद में जैसे क्लास में होते हैं ना कि अगर इसको क्लास से बाहर निकालोगे तो मैं भी निकलूंगा, तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कई बार होता है ना कि ये स्टूडेंट होते हैं जैसे बैक बेंचर होते हैं, पीछे बैठते हैं, उसमें से एक को निकालोगे तो दूसरा उसके साथ अपने आप निकल जाता है। होमोजेनिटी इन 2 और मोर सैंपल, 2 सैंपल लो तो ऐसा नहीं ये सैंपल कुछ कह रहा है ये कुछ सैंपल कह रहा है। एडुकेसी होनी चाहिए, बिल्कुल छोटा भी सैंपल ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो। ऑब्जेक्ट ऑफ सैम्पलिंग, इंफॉर्मेशन यूनिवर्स के बारे में पता करनी है आपको, और पैरामीटर पता करने उसके यूनिवर्स के। रिलायबिलिटी की आपने दोनों देखिए, सैंपल की भी रिलायबिलिटी जो वो सैंपल चेक करेगा, और यूनिवर्स की भी। जैसे आपने पूरे भारत की पॉपुलेशन चेक की, आपने पता करना है कि सही किया या नहीं किया, मतलब आपके सबऑर्डिनेट ने पूरे भारत की जनसंख्या जो कैलकुलेट की, अब आपको लगता है कि सही किया या नहीं किया, तो आपने एक दूसरी टीम को भेजा और एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जो वो आपने पॉपुलेशन वापस जांच करवा ली कि उसके डाटा और ये जो टोटल वाले उसके हिसाब से सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। या फिर एक सैंपल का दूसरे सैंपल के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। सैम्पलिंग के अंदर सही तरीके से है या नहीं है उसके लिए क्या करोगे, व्हेन द रेंज ऑफ लिमिट्स इज मोर, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी इज मोर। जैसे कि एक कह रहा है कि 16 से 30 के बीच में रिजल्ट रहेगा, और एक कह रहा है कि 20 से 25 के बीच में रहेगा। या फिर अपन ने क्रिकेट का एग्जांपल लिया था, एक तो आप कह रहे हो कि भाई 10 के गैप में बता दीजिए 200 से 210 के बीच में, और एक आप बता रहे हैं 200 से 220 के बीच में, क्योंकि जहां एरिया ज़्यादा कवर कर रहे हो तो वहां पर एक्यूरेसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सैंपल जो है वो सही तरीके से उसका कैसे पता चलेगा, तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग सही है, सिलेक्शन सही है या नहीं, साइज सही है या नहीं है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग डेलिब्रेट या पर्पजिव, जिसमें वो खुद से तय करता है। इन्वेस्टिगेटर, रैंडम के अंदर क्या करते हो आप, लॉटरी लगा सकते हो, या ड्रम के अंदर डाल के फिर वो चिटियाँ निकाल सकते हो, या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट 5, 15, 25 इस तरीके से, या टिपेट और 3-4 लोगों ने जो टेबल बनाई उनका इस्तेमाल कर सकते हो। स्ट्रेटाफाइड, अगर हेट्रोजीनियस और सैंपल लेना है, ग्रुप बना दीजिए छोटे छोटे, और फिर उसमें से आप कर दीजिए। दो देखे थे, प्रोपोर्शनेट, नॉन प्रोपोर्शनेट और एक्सटेंसिव। पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो आप सैंपल के अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं। मल्टी स्टेज रैंडम, पहले सैंपल लिया, फिर उसको टुकड़ों में बांटा, फिर उसमें और सैंपल लिया, फिर टुकड़ों में बांटा, फिर सैंपल लिया, तो इस तरीके से मल्टी स्टेज चल रहा है। कोटा, जिसके अंदर फिक्स जो है वो हर किसी का एक रिप्रेजेंटेशन तय कर रखा है कि इतना ये होना चाहिए। कन्वीनियंस, जो हमारे लिए आसानी से मिल सकता है उसको हम सैंपल में रख रहे हैं। या स्नोबॉल, हमने कहा था कि स्नो से जब बर्फ के अंदर एक दूसरे को मारता, दूसरा तीसरे को मारता, वैसा। जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कि भाई हमें कुछ हिस्ट्री के बारे में जानना था, तो हमने क्या किया, हिस्ट्री के जो टीचर थे हमारे स्कूल के अंदर उनसे जाके बात की। उन्होंने कहा कॉलेज वाले से जाइए, तो हम वहाँ पर चले गए। उन्होंने कहा कि मैंने सिंगल एमकॉम कर रखी है, एक डबल एमकॉम वाले उनके पास जाइए। उन्होंने कहा मेरे पास डबल एमकॉम कर रखी पर एक्सपीरियंस नहीं, उनके पास जाइए, उनका एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि उनके घर पे चले जाइए, उनके जो वंशावली है वो और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये सारी चीज़ें थी। बाकी तो आज का जो है पोर्शन देखा था। इतनी देर आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।